सो फ्रेंड्स वी वर टॉकिंग अबाउट म्यूनिसिपैलिटी. सो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ दिया था. डायर्किल स्कीम की हम बात करते हैं 1919. ठीक है, 1999 का आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट चैप्टर से मोल्ड विंटर रिफॉर्म्स, एंड देन 1919 का मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है, इस रिफॉर्म में डायर्किल स्कीम को क्या है मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था. इसमें क्या था कि आप कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे. ठीक है, तो प्रोविजंस बाय द जीओआई एक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट बन गया. मतलब ट्रांसफर मतलब जो लेजिस्लेचर थी, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर याद आ रहा होगा आपको. तो लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर गवर्नर जो है अपनी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का होना क्या है. ठीक है, प्रोविंशियल में इसको क्या है ट्रांसफर सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया. ठीक है, अंडर द चार्ज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर, और इसके जो चार्ज होंगे वो कोई रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर होंगे. ठीक है, 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट वॉज पास बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर. और 1924 में क्या हुआ, कैंटोनमेंट एक्ट, कैंटोनमेंट बोलेंगे, कैंटमेंट बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता अभी इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा. वॉज पास बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा ये पास होता है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. फिर उसने क्या चेंजमेंट किए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई कि मतलब प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया. कमिटीज़ एंड कमीशन जो इसके बारे में बैठी हैं वो ये है 1949 से लेकर 51 तक. ये है लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी, पीके वट्टल इसके चेयरमैन थे. ये सारी कमिटीज़ देख लेना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन देखिए अब कैसे हुआ. राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी. 65th, फिर वही बात है ना, 64th लेकर आए थे पहले पंचायती राज विलेज लेवल के लिए. ठीक है, तो वो 64 था. 65th अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे, नगर पालिका बिल. लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हुआ था. और आपको पता है अपोजिशन क्या था कि भाई ये तो फेडरलिज्म को मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कहें, वीक कर रहे हैं. ठीक है, और भाई वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने नगर पालिका बिल को रिवाइज़ किया. ठीक है, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया नगर पालिका बिल को, लोकसभा में पास ही नहीं हो सका, और फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो है उसका कोलैप्स हो गया. ये भी हमको पता है. ठीक है, फिर नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई. उन्होंने इसको 74th अमेंडमेंट बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया. लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी. तो 1992 में अगर कोई पूछेगा भाई किसकी सरकार थी जब ये इतने बड़े रिवोल्यूशनरी मतलब एक्ट पास हुए, तो वो थी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट. ठीक है, 70 और भाई अप्रैल 1993 ये जो डेट लिख रखी है सर ने, इसको क्या हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था. 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 की अगर हम बात करें तो भाई इसमें बताते हैं कि क्या क्या चेंजमेंट हुए थे. 9th ए पार्ट नया एक ऐड किया गया था और नाम था इस पार्ट का द म्यूनिसिपैलिटीज़. ठीक है, 12th शेड्यूल इसमें पास की गई, 12th शेड्यूल इसमें ऐड की गई. ठीक है, आर्टिकल 243 पी से लेकर RST LMNO P LNNO आपको पता याद होगा, विलेज में जो हमने पढ़ा था उसमें 243 आर्टिकल से लेकर 243 ओ तक थे प्रोविज़न. ठीक है, और इसमें 243 पी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब डायरेक्टली एकदम उसके बाद. ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 ZG तक है. ओके, यानी Z हो गया, फिर स्टार्ट कर दिया 243 ZA, 243 ZB ऐसे करके. ठीक है, और भाई जो 12th शेड्यूल थी उसमें वहाँ पर देखो 29 फंक्शनल आइटम्स दे रखे थे पंचायत को, विलेज पंचायत को. यहाँ पर कितने हैं, 18 फंक्शनल आइटम्स. ठीक है, 18. और ये आर्टिकल 243W से रिलेटेड है. वहाँ पर आर्टिकल 243G था ना, यहाँ पर आर्टिकल 243W से ये शेड्यूल जुड़ी हुई है जिसमें फंक्शनल आइटम्स लिखे हुए हैं. एक्ट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया म्यूनिसिपैलिटीज़ को. और एक्ट का एम क्या था कि रिवाइटलाइज करना, स्ट्रेंथन करना अर्बन गवर्नमेंट को, ताकि वो एफिशिएंटली जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के रूप में काम कर सके, फंक्शन कर सके. ओके, अब हम इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले उसके देखे थे. भाई सबसे पहले जो उसमें 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई गई, जैसे 3 टियर पंचायती राज था ना, सेम लाइक 3 टियर म्यूनिसिपैलिटी. सबसे पहले जो है नगर पंचायत है फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया. ट्रांजिशनल एरिया उसको कहते हैं, ना ही तो वो गांव का एरिया है ना ही वो शहर का एरिया है, मतलब ऐसा एरिया जो उभर कर आ रहा है गांव से शहर. ठीक है, आधा गांव आधा शहर, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया. और म्यूनिसिपल काउंसिल उनके लिए जो कि स्मॉलर अर्बन एरिया थे, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके लिए जो कि लार्जर अर्बन एरिया थे. लेकिन भाई इसमें एक एक्सेप्शन था
एक्सेप्शन क्या था कि अगर म्यूनिसिपल सर्विस आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा शहर ही एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की तरह काम करता है, जैसे कि बोकारो भिलाई जहाँ पर स्टील प्लांट्स लगे हैं, या झारखंड में बहुत सारे जहाँ पर कोयले के खाने हैं जहाँ से कोयल माइनिंग हो रही है, ठीक है, या वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्लांट्स लगे हैं कोल वगैरह, थर्मल पावर स्टेशन वगैरह, तो वहाँ पर उनके ही सेटलमेंट होते हैं, जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं ना उनके सेटलमेंट होते हैं। तो भाई अगर कोई सेटलमेंट, अगर म्यूनिसिपल सर्विस जो है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको जो है गवर्नर स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई ये तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ठीक है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। मैं फिर से बताती हूँ कि भाई कभी कभी किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी शहर में ऐसा होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होती है और वहीं उसी के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो ऐसी मतलब जगह को गवर्नर स्पेसिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे कोई भी मतलब एरिया हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, म्यूनिसिपल काउंसिल हो, ठीक है, नगर पालिका हो, उन सबको गवर्नर ही स्पेसिफाई करते हैं कि ये है कौन सा एरिया, ठीक है, काउंसिल है, कॉरपोरेशन है, या नगर पंचायत है, सॉरी नगर पालिका है, क्या है। और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं जब हम ये बात करते हैं कि ये कौन सा है, ट्रांजिशनल है कि कॉरपोरेशन है, क्या है। एक तो पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, गवर्नर को ध्यान में रखना चाहिए कि पॉपुलेशन कितनी है उसकी, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो हो भी पाएगा या नहीं, ठीक है, मतलब वो सेल्फ कंट्रोलिंग, मतलब खुद से वो सस्टेन कर भी पाएगा नहीं, क्या इतना रेवेन्यू है कि वो खुद से मतलब चला पाए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और एम्प्लॉयमेंट कितना है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। गांव में क्या होता है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरल वाले ऑक्यूपेशन में लगे होते हैं, लेकिन नगरों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई सर्विस वाले सेक्टर में ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितना है उस जगह का, मतलब है भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट या नहीं। सच अदर फैक्टर एज ही में डीम फिट, मतलब दूसरे फैक्टर जो उसको लगता है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सा एरिया किस कैटेगरी में आएगा। फिर हम बात करते हैं टू कंपोजिशन, आर्टिकल 243R। मैं बैटरी देख लेती हूँ, 1 मिनट, 8 हो जाएगा काम भाई। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की कि कैसे कैसे मतलब कंपोजिशन क्या होगा इनका। जितने भी मेंबर्स हैं म्यूनिसिपैलिटी के, ठीक है, shall be elected directly by the people of the municipal area through territorial constituencies to be known as wards। वही जो म्यूनिसिपैलिटी जैसे पूरा एरिया है, जैसे मान लो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा पूरे के पूरे शहर को छोटे छोटे वार्ड्स में, ठीक है, मतलब एक तरीके से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिनको कहा जाता है वार्ड्स, और हर एक वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर इलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। और भाई जो इलेक्शन होगा चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, देखो वार्ड काउंसिलर का जो इलेक्शन होगा हर एक वार्ड से, वो तो डायरेक्टली होगा लोगों के द्वारा, समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे वार्ड काउंसिलर बन गए, समझ लिया, ठीक है। तो अब इलेक्शन जो है चेयरपर्सन का, मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन होगा, अब उसको जो इलेक्शन होगा, ठीक है, जो इलेक्शन होगा उसका, वो सरकार जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिटरमाइन करेगी कि कैसे होगा वो, आप वो डायरेक्टली कराना चाहते हो या इनडायरेक्टली कराना चाहते हो। एक तरीके से प्रेसिडेंट को अब आपको अपॉइंट करना है, समझो आपने बहुत सारे इसको ऐसे समझिए जैसे हम पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके एंड देन आफ्टर दैट उसको कहते हैं कि भाई ये एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसे वार्ड काउंसिलर इलेक्ट होकर आ रहे हैं एक एक वार्ड से, ठीक है। अब वो हो गए, मान लो एक सिटी को 10 वार्ड में डिवाइड कर रखा था, आ गए 10 वार्ड काउंसिलर निकल कर आ गए, ठीक है। अब वो तो काम करेंगे कि अपने अपने वार्ड की जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने प्रेजेंट करें, एंड देन आफ्टर दैट आते हैं हमारे उन सबके हेड, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है ना जो साइन करेंगे कि हाँ सेरेमोनियल हेड की तरह, तो भाई वो आते हैं। तो अब उनका इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली होगा, ये छोड़ दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। यू कैन डिटरमाइन कि कैसे होगा, ठीक है। भाई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ लोगों का, चलिए देखते हैं कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है। भाई ऐसे लोग जिन्हें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उनको जो है इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन भाई सबसे पहली बात, उनको वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता। जो म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग्स होती है उनमें विदाउट वोट वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई वो एक तरीके से उनका दिमाग यूज़ करने के लिए कि आप बहुत होशियार हो ना इस शहर के, तो आप आ जाओ और हमें बताओ ये क्या करना चाहिए, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है वो उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है यहाँ पर, बट विदाउट वोट, ठीक है, क्योंकि जनता से उस वार्ड काउंसिल की जनता ने नहीं चुने उनको, ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट की उसके मेंबर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर। और जो चेयरपर्सन है कमिटीज़ अदर देन वार्ड कमिटीज़,
ठीक है। जो चेयरपर्सन है ना कमिटीज़ के, उनके वार्ड कमेटी तो अलग होती है। देखो वार्ड कमेटी तो ऐसे होती है कि कोई सैनिटेशन कमेटी है, कोई हेल्थ कमेटी है, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनको छोड़ दो, दूसरी जो कमिटीज़ हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शायद उसकी बात कर रहे हैं, उसके जो मेंबर्स होंगे उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, और कम से कम ये 50 + 15 बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। वेल आगे देखते हैं। अब हम वार्ड कमिटीज़ की बात करते हैं कि व्हाट आर वार्ड कमिटीज़, ये होती क्या है, जिनके बारे में आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है। तो भाई इसमें देखो, कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर वार्ड्स हैव पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर, ठीक है। वार्ड कमेटी एक्चुअल में क्या होती है, देखो कि इसमें एक या एक से ज़्यादा वार्ड आ सकते हैं। एक कमेटी जो है वो एक या एक से ज़्यादा वार्ड को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर लेती है, ठीक है, जिसमें 3 लाख की पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और भाई वार्ड कमेटी जैसे हर एक चीज़ के लिए अलग कमेटी होती है कि भाई ये हमारी वार्ड कमेटी जो है ना, इससे सैनिटेशन कमेटी है इस वार्ड की, हेल्थ कमेटी है इस वार्ड की, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे एरिया की सैनिटेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, एजुकेशन कमेटी, वो सब ध्यान रखेंगी ना इस सब चीज़ों का। एक तरीके से जैसे मिनिस्ट्री होती है, सेम लाइक दैट, और उसमें कुछ मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और जो कंपोजिशन होगा, टेरिटोरियल एरिया होगा उन वार्ड कमेटी का, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा कि भाई इनमें कैसे कैसे मेंबर आएंगे, कैसे कैसे उनका इलेक्शन होगा, वो सब स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा, ओके। और कहाँ कहाँ तक उनका मतलब डिमार्केशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कि कहाँ कहाँ तक वो काम करेगी, दैट्स ऑल्सो। अदर कमिटीज़ की अगर हम बात करें तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर को ये अलाउ किया जाता है कि आप दूसरे मतलब अदर कमिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी प्रोविज़न बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वार्ड कमेटी के अलावा हमें दूसरी कमिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी एक अर्बन मतलब एक तरीके से उनको चलाने के लिए, सो यू कैन मेक इट, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होंगे इन कमिटीज़ के, वो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटीज़ में बी मैड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। जैसे मैंने अभी आपको पहले नहीं बताया, इस वाली जो लास्ट वाला पॉइंट है, चेयरपर्सन ऑफ कमिटी अदर देन वार्ड कमेटी, तो भाई म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, सॉरी म्यूनिसिपैलिटीज़ में इन मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जो कि वार्ड कमेटी के मेंबर्स हैं, ठीक है। शायद मैं बहुत तेज़ कर रही हूँ बोलने में, क्योंकि मेरा माइंड भी थोड़ा तेज़ चल रहा है। हो सकता है कि मैं बाद में इसको खुद सुनूंगी ना, मैं कहूँगी कि यार ये क्या गाजरे बीच रखी है, ठीक है। तो भाई जो कमिटीज़ के मेंबर्स हैं, सॉरी चेयरपर्सन जो है कमिटीज़ के अदर देन वार्ड कमिटीज़ के, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज उसमें विलेज पंचायत में भी था SC ST और वुमेन के लिए, और OBC के लिए ऐसा था कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो दे सकते हैं, वो उनके विल के ऊपर था। आर्टिकल 243 इसमें इसके साथ डील करता है, ठीक है। तो भाई SC ST को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और वुमेन जो है उनको 1/3 का, मतलब नॉट लेस दैन 1/3 से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है बट नॉट लेस दैन 1/3, ठीक है। जो टोटल सीट्स है ना उनका 1/3 का रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन को, ठीक है, और 1/3 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। और भाई चेयरपर्सन के लिए भी, मतलब चेयरपर्सन की जो पोस्ट होती है तीनों लेवल पर, उनमें भी वुमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है इस प्रोविज़न को मतलब बना सकती है बैकवर्ड क्लासेस के उसमें भी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की विल के ऊपर है, सेम लाइक जैसे विलेज उसमें था, ठीक है। और जो एक्सपायरेशन है ना इस पीरियड का, वो आर्टिकल 334 में लिखा है। भाई पहले एक्सपायरेशन जो लिखा था मतलब विलेज पंचायत का कि कब तक मिलेगा रिजर्वेशन, तो कितने साल के लिए कहा था, आई थिंक 80 साल के लिए कहा था, जो कि 2030 में होने वाला है, 80 साल पूरे, ठीक है। 80 साल, आई एम श्योर यार 80 साल नहीं, शायद 30 साल था, 30 साल था सॉरी। तो 30 साल, हाँ 30 साल 2030 में कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं यार कुछ तो था ऐसा ही, मैं भूल गई, ठीक है। लेकिन हाँ 2030 में वो कंप्लीट होने वाला है। वेल इसमें पता नहीं क्या टर्म पीरियड रखा है इन्होंने। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, हम बात करते हैं कि ड्यूरेशन कितनी है म्यूनिसिपैलिटी की, जो ही बात कर रहे हैं। तो भाई 5 साल का टर्म पीरियड है हर एक म्यूनिसिपैलिटी का, लेकिन उससे पहले भी वो डिसॉल्व की जा सकती है, और आर्टिकल 243U इसकी बात करता है। फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए 5 साल बिफोर द एक्सपायरी, मतलब 5 साल के अंदर, सॉरी एक मिनट, मैं इसमें फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी। भाई देखो 5 साल का टर्म पीरियड है, ठीक है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, पहले ही हो जाने चाहिए फ्रेश इलेक्शन कंप्लीट। जब से इसकी 5 ईयर्स की जो ड्यूरेशन है ना वो कंप्लीट होना, उससे पहले ही हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ देर हो रही है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, अगर मतलब डिसोल्यूशन हो गया है मानो। सबसे पहली बात तो जैसे एक पंचायत खत्म होने लग रही है तो इंटररेगनम वाली पोजीशन ना आए, इससे क्या करना चाहिए आपको, पहले ही मतलब उसके डिसॉल्व होने से पहले, उसके ख़त्म होने से पहले, उसका टर्म पीरियड खत्म होने से पहले ही आपको जो है फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करा लेने हैं दूसरी पंचायत के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि
मतलब मान लो डिसॉल्व हो गई, बीच में ही उसका टर्म पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाया, बीच में ही प्रधान जी की मौत हो गई, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। और नोट में देख लो, वेट द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, भाई देखो जहाँ पर मतलब 5 साल बाद म्यूनिसिपैलिटी का टर्म पीरियड खत्म होने लग रहा था, ठीक है, 5 साल होने वाले थे, लेकिन 6 महीने रह गए थे, 6 महीने से भी कम है, और प्रधान जी की मौत हो गई, तो क्या करना चाहिए भाई, 6 महीने अब किसी तरह काट लो, ठीक है। तो इसीलिए नए इलेक्शन नहीं हो सकते, पहले इन 6 महीने को कंप्लीट करो। और अगर 1 साल रह गया था मतलब, और प्रधान जी की मौत हो गई, तो नए इलेक्शन कराएंगे, लेकिन वो जो नए प्रधान बने हैं ना, ठीक है, या जो नए वार्ड काउंसिलर बने हैं, वो सिर्फ और उस रिमेनिंग पीरियड के लिए तक लिए रहेंगे, ठीक है। पूरे 5 साल वो कंप्लीट नहीं करेंगे, पूरे 5 साल के लिए वो नहीं आए, वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए आए हैं। रिमेनिंग पीरियड 1 साल था, तो वो सिर्फ 1 साल के लिए आए हैं, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व म्यूनिसिपैलिटी वुड हैव कंटिन्यूड इज लेस दैन 6 months, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यू म्यूनिसिपैलिटी फॉर सच पीरियड। मोर ओवर, म्यूनिसिपैलिटी reconstituted after premature dissolution does not enjoy the full period of 5 years but remains in office only for the remainder of the period, sorry, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पर हो सकता है, जो कि 243B इसकी बात करता है, आर्टिकल 243B। ओके, तो भाई एक पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से चूज़ होने के लिए, कि आप चूज़ भी नहीं किए जा सकते एज अ वार्ड काउंसिलर और चेयरपर्सन, और ना ही आप मेंबर बन सकते हो फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। कैसे, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी ऐसे लॉ के अंडर, ठीक है, जो कि उस टाइम पर फोर्स में था, जो कि इलेक्शन पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेजिस्लेचर क्या, उस स्टेट के लेजिस्लेचर ने, ठीक है, इलेक्शन पर्पज़ के लिए बनाया था वो लोग, कि अगर ये करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और आप उस लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई हो गए अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, या कोई भी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बना रखा है। ये दोनों पॉइंट ना मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। किसी को समझ आए ना तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर देना, बिकॉज मैं वैसे ढूंढ रही हूँ इसका आंसर कि एक्चुअल में क्या है ये। मतलब कोई भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। मान लो ट्रैफिक लॉ बना रखे हैं, चलो वो तो रूल्स होते हैं, लेकिन कोई भी लॉ है ऐसा, ठीक है, तो अगर लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बना रखा है और आप उसमें थोड़े गिल्टी पाए गए, आपने उसे वायलेट कर दिया, तो क्या आप मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उसके बेसिस पर ही। नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट इज लेस दैन 25 years ऑफ एज। मतलब ये आप इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि 25 साल से कम का है, 21 साल तक जो है एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, विलेज पंचायत के भी और नगर पंचायत के भी। ऑल क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि भैया ये डिस्क्वालीफाई हुए कि नहीं मेंबर, उसका जो सारे क्वेश्चन है ना वो अथॉरिटी सुनेगी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा है ना कि भाई हाई कोर्ट सुनेगा, तो आप हाई कोर्ट के पास जाइए, ठीक है। अगर कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा तो वो सुनेगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर ईच स्टेट। दूसरी बात है कि बस सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल होगा, जो इलेक्टोरल रोल्स बनाने होंगे वो सब स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी जाती है, ठीक है, सारी की सारी जिम्मेदारी। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है सारे मैटर से रिलेटिंग, मतलब इलेक्शन जो है म्यूनिसिपैलिटी में जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है। आगे पावर्स एंड फंक्शंस देख लीजिए क्या क्या हैं इसके। स्टेट लेजिस्लेचर जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ को वो सच पावर्स एंड अथॉरिटी दे सकता है जो कि वो नेसेसरी समझता है कि इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है, दे सकता है में, ठीक है। ये वॉलंटरी है, नॉट कंपल्सरी। भाई एक तो वो किस लिए देगा कि भाई एक तो तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान बनाओ, ठीक है, और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए जो स्कीम्स चल रही है उनको इम्प्लीमेंट कराओ, ठीक है, जो कि उनको दी गई है, ठीक है, और जो कि 18 मैटर्स दे रखे हैं उसके ऊपर भी आप जो है प्लान बनाओ और उनको इम्प्लीमेंट कराओ इन द 12th शेड्यूल। फाइनेंसिस की अगर हम बात करें द स्टेट लेजिस्लेचर में, तो फाइनेंस के उसमें भी ये वॉलंटरी नहीं है, हाँ सॉरी वॉलंटरी है। स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है कि आप वो कितना ज़्यादा फाइनेंस आपको देती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकता है म्यूनिसिपैलिटी को कि आप लेवी कीजिए टैक्सेस को, फिर कलेक्ट कीजिए, ठीक है, तो ड्यूटीज टोल्स एंड फीस को, और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कलेक्ट खुद करे, लगाए भी खुद टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन दे किसको, म्यूनिसिपैलिटी को। असाइन टू अ म्यूनिसिपैलिटी टैक्स ड्यूटीज टोल्स एंड फीस लिवीड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, और भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट जो है उससे कुछ ग्रांट्स इन एड दे दे, उसको कुछ प्रोवाइड करा दे, कुछ हेल्प दे दे, ठीक है। और प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स, मतलब एक फ़ंड को कॉन्स्टिट्यूट करे। स्टेट लेजिस्लेचर ये कह सकती है कि आप एक फ़ंड बना लो, उसमें क्या है म्यूनिसिपैलिटी की सारी मनी को रखा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, लाया जाए। फाइनेंस कमीशन क्या है,
मतलब ये कह रखा है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर को ये वॉलंटरी नहीं है, ये कंपलसरी है कि आपको हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को गठित करना है और वो जो है फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्या काम होंगे वो भी देख लीजिए। टू मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर, भाई वो गवर्नर के सामने क्या बनाएगा, रिकमेंडेशंस बनाएगा। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न, कि कौन कौन से वो प्रिंसिपल होने चाहिए जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करे स्टेट और पंचायत के बीच में ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस। 3 चीज़ है कि भाई जो स्टेट और पंचायत है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए पैसे का, जो शेयर आ रहे हैं, जो टैक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, वो कैसे एलोकेशन होना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी के और सारे लेवल के बीच में। और भाई टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स जो आपने मतलब म्यूनिसिपैलिटी को असाइन कर रखे हैं वो कैसे डिटरमाइन होने वो बताएगा। ग्रांट से डेट कितनी जानी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, और मीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं दूसरे जो कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है म्यूनिसिपैलिटी को उसको इम्प्रूव करें। और दूसरे मैटर जो कि गवर्नर समझे कि भाई मुझे इसे रेफर करने चाहिए, ठीक है, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो गवर्नर उसको मैटर रेफर कर सकता है ऐसे से फाइनेंस कमीशन को। ऑडिट ऑफ अकाउंट, अब देख लीजिए इसके अकाउंट ऑडिट कौन करेगा, तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविजन बना सकता है कि भाई मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स कैसे किया जाएगा म्यूनिसिपैलिटी का, और ऑडिट कौन करेगा इनके अकाउंट्स का, वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। ठीक है, और ये वॉलंटरी नहीं है, सॉरी वॉलंटरी है। एप्लीकेशन टू यूटी, अब हम देख लीजिए कि ये सारे प्रोविजन जो मतलब इस 74th अमेंडमेंट एक्ट के हैं ये यूटी पर अप्लाई होंगे या नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट यूटी पर अप्लाई होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट इसमें यूटी पर अप्लाई होगा, क्या उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन होंगी या नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेड एरियाज देख लीजिए, जो शेड्यूल एरियाज हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज हैं, कहाँ कहाँ के किस स्टेट के, मतलब इट शैल नॉट अफेक्ट द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ द वेस्ट बंगाल। जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है वेस्ट बंगाल की, भाई वहाँ पर ये एक्ट जो है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देखो मैंने आपको विलेज वाले में पढ़ाया था कि भाई बहुत सारे ऐसी जगह थी, ठीक है, मणिपुर के कुछ हिल्स थे, नागालैंड के कुछ हिल्स थे, तो भाई ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ एक है जो अर्बन में आता है, वो है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ द वेस्ट बंगाल, और उसकी पावर को ये अफेक्ट नहीं करेगा, यानी ये एक्ट जो है वहाँ पर नहीं लागू होगा। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट जो है इनके प्रोविज़न को एक्सटेंड कर सकती है शेड्यूल एरियाज तक, ट्राइबल एरियाज तक, जैसे कि वो कुछ एक्सेप्शन करे और मॉडिफिकेशन करे जैसे कि उसको अच्छा लगे। ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की अगर मैं बात करूँ, अब हम दूसरी तरीके की देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या है, जिसके बारे में आर्टिकल 243Z(D) कहता है। इसलिए मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो बहुत कम बची है, आई थिंक 5, चलो ठीक है, हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, 17 पेज और हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या है, एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट, भाई हर एक स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान्स को कंसोलिडेट करने के लिए जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ ने बनाए हैं, मतलब मान लो पंचायत ने प्लान बनाया है कि हमारे यहाँ पर जल होना चाहिए, जल की टंकी बनेगी, ठीक है, प्लान बना लिया, म्यूनिसिपैलिटी ने बना लिया कि हमारे पास रोड होने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी मतलब प्लान्स प्रिपेयर किए गए हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट टेंड टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। ठीक है, एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर एक स्टेट जो है क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। मतलब ये वॉलंटरी नहीं है, ये कंपलसरी है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक ज़रूर क्या करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। स्टेट लेजिस्लेचर करेगा और वो स्टेट करेगा। ठीक है, तो वो उसका काम क्या होगा, प्लान्स को प्रिपेयर करना पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का तैयार करना, मतलब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करना। ठीक है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके कंपोजिशन से, फंक्शन से, इसके इलेक्शन कैसे होंगे मेंबर्स के, चेयरपर्सन के और ऐसी कमेटीज़ के, उसका पूरा का पूरा जिम्मा, उसका सारे के सारे लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। ठीक है, कंपोजिशन, फंक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन सच कमेटीज़, मतलब बनानी तो पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूट तो करना ज़रूरी है, लेकिन अब उसका कंपोजिशन, फंक्शन वगैरह सब हर अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट की मर्जी है वो कि कैसा कितने मेंबर उस कमेटी में रखना चाहता है। अब लेकिन कुछ इसमें है कुछ जो डायरेक्शन दे रखी है वो ये है इस एक्ट में कि भाई 4th 5th ऑफ द मेंबर ऑफ DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो 4th 5th मेंबर है, यानी कि 5 सारे मेंबर के 5 हिस्से कर दो, उसमें से जो 4 हिस्से हैं, ठीक है, जो 4 हिस्से हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसमें मैथ्स आ जाता है थोड़ा सा। 4th 5th, ठीक है, 5th मतलब 5 हिस्से की सारे के सबके, है ना,
फिर उसमें से 4 हिस्से अलग कर दो, और ये 4 जो हिस्से हैं मेंबर्स के, ये कहाँ से इलेक्ट होकर आनी चाहिए? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग्स्ट देमसेल्फ। जितने भी आपने डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितनी सारी होगी एक स्टेट में, देख लो आप कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक स्टेट में, ठीक है। अब उसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी होंगी, ज़िला लेवल पर ज़िला परिषद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बहुत सारे चेयरपर्सन होंगे। और म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के जितने मेंबर्स हैं वो सब इलेक्ट करेंगे उन मेंबर्स को, अपने में से ही कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके इस डीपीसी में भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में भेजेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और इसके जो डीपीसी के ये मेंबर्स होंगे ना, चौथाई हिस्सा होना चाहिए, नहीं सॉरी 5 हिस्से में से 4 हिस्से जो है इन मेंबर से भरे होने चाहिए, ठीक है। अब बचाई क्या है आगे, जो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का, वो डेवलपमेंट प्लान को स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड करेगा कि देखो भाई ये मैंने डेवलपमेंट प्लान बनाया, आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। और जो ड्राफ्ट प्लान डेवलपमेंट प्लान बनेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शैल have regard to matters of common interest and extent in type of available resources. Preparing the draft development plan, a district planning committee shall have regard to matters of common interest. मतलब किस किस के बारे में, मतलब किस किस चीज़ के बारे में आप डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो? मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक्सटेंड एंड टाइप ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उसमें सब कुछ लिखेंगे वो, ठीक है। कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज द गवर्नर में स्पेसिफाई। अगर गवर्नर कह दे कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है एक बार इसको कंसल्ट कर लो, आप ये जो प्लान बना रहे हो देख लो इसमें कुछ मतलब मॉडिफिकेशन होना है, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट कर लो, ठीक है, तो भाई फिर आपको वो करना पड़ेगा किसको, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या होती है भाई? मेट्रोपॉलिटन मैं बता रही हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसे होते हैं जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन, और चेन्नई, कोलकाता, मुझे तो 4 ही याद आती हैं, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या होती है? आर्टिकल 243Z में इसके बारे में लिखा गया है कि इसका काम भी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना ही है, ठीक है। प्रोविजन सेम एज, और सारे के सारे इसके प्रोविजन जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की तरह है, समझ में आ रहा है? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो भी सेम काम करती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की तरह, और इसके